टैक्स के बाद कहां कितना रिटर्न? स्मॉल सेविंग स्कीम चुने या ELSS? तो आज योर मनी पे हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए शामिल हो रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तिगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे उन तमाम स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जिसमें इंडियंस ट्रेडिशनली निवेश करते आए हैं, रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं। साथ ही ट्रेडिशनली हमारे जहन में इन इंस्ट्रूमेंट्स को इतनी गहराई से अब डाल दिया गया है कि अगर हम निवेश करने की बात करते हैं तो सबसे पहले यही सब चीजें ध्यान में आती है, चाहे वो FD हो या PF हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि घटती ब्याज दरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कर्ज तो कम होगा ही, डिपॉजिट की दरें भी कम होगी। ऐसे में हम एक स्मॉल सेविंग स्कीम, एक छोटी बचत योजना पे बात करेंगे। इसमें टैक्स छूट मिलती है, टैक्स रिटर्न पे कितना टैक्स लगता है और क्या इसको अपने पोर्टफोलियो में अब रखना चाहिए डेट के हिसाब से, उस पर आप हमें सलाह दीजिए। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस FD की, जो कि बहुत ज्यादा आम है और अमूमन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इसमें निवेश करते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो जब भी हम स्मॉल सेविंग स्कीम की बात करते हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 2-3 कारण है कि काफी सारे इन्वेस्टर जो हमारे देश में उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक तो आपका जो पैसा है आपको सेफ है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, दूसरा आपके जो रिटर्न्स है वो गारंटेड है, और तीसरा कहीं ना कहीं जहां पे कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे आपको टैक्स की छूट भी मिलती है। तो अगर हम फिक्स डिपॉजिट की यहां पे बात करें, यहां पे 2-3 तरह के डिपॉजिट्स हैं। 1 साल का डिपॉजिट है, 3 साल का डिपॉजिट है, 5 साल का डिपॉजिट है। देखिए, ये जो फिक्स डिपॉजिट की जो रेट है अगर हम करंटली देखें तो 7% है, 1 साल के ऊपर 7.1% है, 2 साल के ऊपर। तो क्लियरली रिटर्न जैसा आप देख रहे हैं बहुत कम है, सेफ्टी जरूर है, लेकिन अगर हम बात करें जो स्पेशली जो लोग 20 या 30% की जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उनका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफी कम हो जाता है। तो आपने एक साइड का देखा, आपने सेफ्टी देखा कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि टैक्स कटने के बाद पैसा आपको कितना मिल रहा है। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, हमारे देश में इन्फ्लेशन अगर 7 या 8% के बीच में रहा है और आपकी रिटर्न जो है वो घट के 4.5 या 5% के बीच में रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप इन्फ्लेशन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डिपॉजिट्स है ये सेफ है, लेकिन जो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न भी लो है, जैसा आपने कहा। क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी जरूरी है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अब हर क्वार्टर पे जो रेट्स की रीसेट होता है। पहले जो है हर साल में हुआ करता था, अब ये क्वार्टर में हुआ करता है। यानी हर क्वार्टर के बाद जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे कुछ स्कीम्स में, तो आपका जो रेट है वो कम या ज्यादा हो सकता है। और ये जो इसको लिंक किया गया है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसकी ईल्ड से, उससे मैच्योरिटी की, तो थोड़ा सा मार्कअप वहां पे मिलता है आपको। बट मोर और लेस जिस तरह का इंटरेस्ट रेट सिनेरियो देश में होगा उस तरह की रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि काफी उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं, वो घट सकते हैं। वो हम देख रहे हैं कि लगातार घटती ही जा रही है ब्याज दरें इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स पे। लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स किस हिसाब से लगता है? अगर हम रिटर्न की बात करें तो उसकी कैलकुलेशन क्या है? देखिए, फिक्स डिपॉजिट चाहे पोस्ट ऑफिस का हो, वो डिपेंड करता है कि कंपाउंडिंग उसकी कैसी हो रही है। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है कि साल के आखिर में आपको वो जो इंटरेस्ट आपने कमाया है वो अपनी रिटर्न में दिखाना है। तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए 30% टैक्स ब्रैकेट में है या 20% टैक्स ब्रैकेट में है, उसके ऊपर आपको उसको टैक्स देना। तो ये क्योंकि ये इसके ऊपर टैक्स असम्पशन नहीं है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए आपने 3 साल की FD किया या 5 साल की FD किया, ठीक है, वो टैक्स बेनिफिट को छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट के टाइम 5 साल में आपको मिलता है। अगर हम 3 साल की FD की बात करें मान लीजिए, तो 3 साल में जो कंपाउंडिंग हो रही है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हर साल में जो हो रही है, साल के आखिर में कितना आपको रिटर्न इंटरेस्ट जो मिला, जो आपके कंपाउंड होके जो आपके अकाउंट में आया, वो आपको अपनी रिटर्न में ऐड करना है। यानी हर साल जो भी इंटरेस्ट आपको मिला वो आपकी इनकम में ऐड होगा, और जो भी आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके ऊपर आपको उसके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर चूंकि हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को सेफ मानते हैं, FD आपको लगता है कि हमने FD में डाल दिए हैं पैसे और यहाँ पे हमें ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जब वो अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद आपको रिटर्न पर टैक्स लगता है। अगर मैं एक बार फिर से यहाँ पे दोहराना चाहूँ, अगर हम 1 साल के पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की बात करते हैं, ब्याज दर यहाँ पर आपको मिलती है 7%। टैक्स छूट यहाँ पर नहीं है, लेकिन टैक्स के बाद जो रिटर्न है वो अगर हम टैक्स इंक्लूड करें तो लगभग 4.9%, यानी 7% से ये घटकर सीधा 4.9% पर आ जाता है।
2 साल की अगर हम पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की बात करें तो 7.1% आपको यहाँ ब्याज दर दी जा रही है। टैक्स के बाद का रिटर्न देखिए, कटने के बाद 5.11% का हो जाता है, यानी यहाँ पर भी आपको माफ कीजिएगा 4.97% का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है टैक्स की वजह से आपकी ब्याज दर घट जाती है। 3 साल का पोस्ट ऑफिस की बात करें, डिपॉजिट की बात करें तो उसमें भी यहाँ पर 7.3% का ब्याज दर तो है, लेकिन ये घटकर 5.11, मतलब ये वो नेट अमाउंट है, नेट इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा टैक्स के बाद। इसके साथ ही अगर हम 5 साल के पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की बात करें तो 7.8% इसकी ब्याज दर है, और टैक्स के बाद यानी अगर 30% के टैक्स पैकेट में आप आते हैं, अगर हम उसको काउंट करें तो 5.46% का आपको ब्याज मिलेगा। तो यहां पर भी आपने रिटर्न का के बारे में नहीं सोचा और पैसे यहां पर निवेश कर दिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो कि हम सबके पोर्टफोलियो में होता है, जिसको हम रिटायरमेंट के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, वो है पीपीएफ। 8% की ब्याज दर अब यहां पर हमें मिल रही है। इसको भी हाल ही में रिवाइज किया गया है। टैक्स बचत के लिहाज से तो हम इसमें निवेश कर देते हैं, टैक्स छूट मिल जाती है, और हम टैक्स के बाद रिटर्न की बात करें तो हमें 8% पर ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि फिलहाल ये टैक्स फ्री रिटर्न है। देखिए, कुछ जैसा मैंने कहा था, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उनमें से एक ये है जो जिसमें आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो सेम है, सेफ्टी वही है, और यहाँ पे आपको एनुअली आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो, और जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। यानी जैसे पहले हमने क्या किया था कि अगर आपको 7% मिला तो उसमें 30% प्लस जो सेस लगा के हमने उसके जो बाकी जो बचा वो हमने पोस्ट टैक्स रिटर्न बनाया था। यहाँ पे क्योंकि कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ रहा है, तो जो 8% की जो रिटर्न है वही आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न है। अब अगर हम देखें 8% की रिटर्न सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स बेनिफिट के हिसाब से फिक्स नहीं है, इसमें भी तब्दीलियां हो जाएंगी हर क्वार्टर में। जी बिल्कुल, जैसे पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 8.10 था, इस क्वार्टर में घट के वो 8% हो गया। तो क्लियरली जैसा मैंने कहा, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के दौर में है इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसा समय आता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये बढ़ जाएगा, जब घटता है तो ये घट जाएगा। तो पहले वाला जमाना नहीं है अभी कि आपने जो रिटर्न एक बार देखा वो काफी समय चलेगा या 1 साल चलेगा, हर क्वार्टर में वो बदलना है। लेकिन पीपीएफ को भी अभी दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। मुझे लगता है आज भी पीपीएफ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि आपको एटीसी का टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपकी जो रिटर्न है, इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है। लेकिन इसमें अगर आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और हमने देखा कि इन्वेस्टर्स काफी सारा पैसा जो है, क्योंकि इसमें 1.5 लाख तक आप डाल सकते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो पैसा डालते हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट का काफी बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि टैक्स बच रहा है और सेफ है, और मेरा जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। तो काफी पैसा जो है लोगों का, स्पेशली जो रिटायरमेंट प्लानिंग का जो पैसा है वो वहां पे जाता है। मेरा ये मानना है कि पीपीएफ की आपके पोर्टफोलियो में जगह है डेफिनेटली, लेकिन जो पहले उसका जो मेन रोल हुआ करता था, मुझे लगता है अभी वो रोल जो है वो साइड रोल होना चाहिए। वो उसकी जगह आज भी आपके पोर्टफोलियो में है। मेरे एलोकेशन आपको उसमें नहीं रखना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए खासतौर से अगर आप पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं तो इस पर निर्भर ना रहिए, और भी इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल कीजिए, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो आप एनपीएस देख लो, चाहे वो म्यूचुअल फंड की पेंशन फंड देख लो, या एलएसएस स्कीम देख लो, जहां पे आपको रिटर्न इससे काफी ज्यादा मिल सकता है। अगर हम 15-20 साल की बात करें तो अगर हम एवरेज रिटर्न देखें, हालांकि इक्विटी फंड में आप गारंटेड रिटर्न नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 12 से 15% का आपको रिटर्न टैक्स फ्री मिलता है। 8% के मुकाबले में 12 से 15%। वॉलेटिलिटी वहां भी है, शायद कम है पीपीएफ में, वॉलेटिलिटी यहां भी है, लेकिन अगर आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करें, रेगुलरली इन्वेस्ट करें, उसमें बने रहें, तो कम से कम हर साल आपको 5 से 6% का फर्क पड़ सकता है। और जो जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इतने इंपॉर्टेंट गोल के लिए, तो वो आपके जो कॉर्पस बनेगा उसमें काफी इजाफा हो सकता है उसमें। बिल्कुल, तो क्लियरली इसको अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट का अगर आपका कोई गोल है या अगर आप पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं तो पीपीएफ एक लौता ऑप्शन नहीं रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं, जो आपकी बेटी के पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की है, जिसके तहत 8.5% का ब्याज आपको मिलता है, और टैक्स छूट है पूरी तरह से, और जो रिटर्न है वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो अगर हम एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अगर रकम इकट्ठा करना चाहते हैं तो क्या इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अब ब्याज दरें हम देखेंगे कि घटेंगी? देखिए, यहां भी वही चीज है, जैसे हमने पीपीएफ की बात की, वहां पे 8% मिल रहा है, यहाँ आपको 8.5 मिल रहा है। ये भी घट सकती हैं, तो बढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है। लेकिन अभी जिस दौर में है, डेफिनेटली और भी कम हो सकता है, क्योंकि यहां से भी आगे जाके हम रेट कट देखेंगे आरबीआई से, तो डेफिनेटली यहां पे इससे भी कम हो सकता है। पॉइंट वही है, अगर आप बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे हैं और आपने बेटी का
पैदा होने के इमीडिएटली आपने शुरू कर दिया उसको बनाना, आपके पास 15, 18, 20 साल का अगर समय है आपके पास, तो अगेन मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि इसकी जगह है, शायद कुछ पैसा अगर आप चाहें तो डाल दें। लेकिन जो दूसरी ऑप्शन हमने बात की, अगर इसमें भी 2 पॉइंट है, क्या टैक्स जो है एटीसी के अंदर वो आपका कंसिडरेशन है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो नॉर्मल जो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है वहां पे आप एसआईपी से इन्वेस्ट कीजिए, वहां पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 0 है, रिटर्न कहीं ज्यादा है, तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा मैंने कहा कहीं बेहतर हो सकते हैं। अगर आपको टैक्स बचाना है तो भी, जैसे ईएलएसएस स्कीम की हमने पहले बात की, ज्यादातर इन्वेस्टर उसको 3 साल के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझ के इन्वेस्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईएलएसएस को अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाओ, जरूरी नहीं है कि आपको 3 साल बाद बाहर निकलना है, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टैक्स भी बचा सकते हैं और जो रिटर्न है वो भी आपका टैक्स फ्री है। तो उनको अगर आप अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है, चाहे जैसे बेटी की पढ़ाई के अगर पैसा जमा कर रहे हैं, उसको अगर अपना हिस्सा बनाए तो रिटर्न जो है आपके कहीं ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ सेफ्टी आपको मिले, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सेफ्टी आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। एक ये देखनी है कि मेरा प्रिंसिपल सेफ हो, दूसरा ये कि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूं। अगर मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दूसरी ऑप्शन कहीं बेहतर है। इन्फ्लेशन के लिहाज से आपको कुछ और भी निवेश करना होगा, अपने पोर्टफोलियो में कुछ और भी शामिल डेफिनेटली मुझे लगता है इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में होनी चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। जैसा मैंने कहा पीपीएफ के बारे में, यहां पे भी वही चीज है, कुछ पैसा आप डालिए, लेकिन अगर क्योंकि आप 15-18 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाइए जैसे इक्विटी फंड है, बैलेंस फंड है, जहां पर रिटर्न बहुत ज्यादा है। जहां महंगाई को आप मात दे सके, लेकिन अगर हम फिक्स इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेटी की पढ़ाई के लिए आप इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और किसान विकास पत्र की बात करते हैं। यहां पर निवेश करने पर कोई टैक्स छूट तो नहीं मिलती है, ब्याज दर 7.7% है, लेकिन टैक्स लगने के बाद, कटने के बाद आपका जो रिटर्न है वो 5.39% की ब्याज दर पे आपको मिलता है। किसान विकास पत्र एक और बहुत ही लोकप्रिय निवेश का विकल्प है। देखिए 7.7% रिटर्न है, 112 महीने में आपका पैसा जो है डबल हो रहा है। बिल्कुल, इतना लंबे समय के लिए अगर आप डाल ही रहे हैं पैसा, तो क्यों ना हम ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखें। मैं समझ सकता हूं हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको मिसकंसेप्शंस हैं मार्केट लिंक प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो हाइब्रिड फंड हो, चाहे इक्विटी डेट हो, कहीं ना कहीं हम सेफ्टी देखते हैं और यही कारण है। जागरूकता भी नहीं है, लोगों में समझ भी नहीं है और उसके बाद डर बहुत ज्यादा है। जी कविता, बिल्कुल, एक तो जागरूकता नहीं है, दूसरी डिपेंड करता है आप देश के किस हिस्से में रह रहे हैं। अगर आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हैं या स्मॉल टाउन में रह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा एजुकेशन इस बारे में नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जो बड़े शहर है वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा मालूम है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है समय आएगा, धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा, शायद वहां से लोग बदलेंगे और बदल के मार्केट लिंक में आएंगे। बट आज भी अगर हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है जो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो कहीं बेहतर है। अगर मैं 112 महीने पैसे कहीं और रखता हूं, किसी अच्छे बैलेंस फंड में रखूं या किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में रखूं, तो मेरे रिटर्न इससे कहीं ज्यादा बिल्कुल। और आखिर में पोस्ट ऑफिस एमआईएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7.7% की ब्याज दर दी जा रही है। टैक्स छूट यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन जो रिटर्न पर टैक्स लगता है उसके बाद आपको 5.39% पर जो है वो रिटर्न मिलेगा। तो इसको भी रिप्लेस किया जा सकता है और किसी वेल डाइवर्सिफाइड फंड में आप निवेश कर सकते हैं इसकी बजाय। देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी थोड़ी डिफरेंट है। आप अगर रिटायर्ड हैं, आप चाहते हैं कि रेगुलर इनकम को मिले, कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, तो वही लोग जो है मंथली इनकम स्कीम में डालते हैं। ऐसे ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वहां पे भी पैसा डालते हैं। यहाँ पे भी मैं बोल दूं इन दोनों का शायद पोर्टफोलियो में जगह है, लेकिन अगर आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट हैं जैसे इक्विटी सेविंग फंड है या बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो रेगुलरली आपको डिविडेंड देते हैं, उस पर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको ग्रोथ भी मिलती है। यहाँ पे क्या है, आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, रिटर्न कम मिलेगा, कैपिटल ग्रोथ नहीं है। वहां पे आपको रिटर्न भी टैक्स एफिशिएंट है, रिटर्न ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और ग्रोथ भी होगी। तो कहीं ना कहीं मिला के पोर्टफोलियो बनाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा इस पे। और ये दोनों जो स्कीम हमने बात की, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम और सीनियर सिटीजन, उसमें लिमिट है। इंडिविजुअल नाम पे सीनियर सिटीजन में 15 लाख डाल सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में 4.5 लाख डाल सकते हैं, बट उससे ज्यादा अगर आपको पैसा डालना है, और इसमें भी मुझे लगता है अगर आपके पास पूरा पैसा डालने की जरूरत नहीं है, तीनों का मिक्स करके पोर्टफोलियो बनाइए, ग्रोथ मिलेगी, रिटर्न आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और कहीं ना कहीं जो आपकी रिक्वायरमेंट है इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी देखना होगा। वो भी पूरी क्लियरली यहाँ पर आपको इन तमाम स्कीम्स में टैक्स छूट मिल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए केवल निवेश नहीं करना है, रिटर्न पे कितना टैक्स मिल रहा है और लग रहा है, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। बने रहे। आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से। राहुल जैन हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार राहुल, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। नमस्कार, मैं शाजापुर से बोल रहा हूँ। मैं इंडियन रेलवे में एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर काम करता हूँ। ओके। मेरी सैलरी ऑलमोस्ट 50,000 है और मैं ऑलरेडी 5,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ
कहाँ? LICs में, जिसमें एक जीवन आनंद है जिसमें अराउंड 24,000 ईयर ली जाता है और 18,000 पर मंथ जो है वो जीवन सरल में जाता है। ओके, ये दोनों पॉलिसीज आपको किसने रेकमेंड की है? ये तो पापा ने करवाई थी, तभी से चल रही है। कितने साल हो गए दोनों पॉलिसीज को? 3 साल हो गए होंगे लगभग। ठीक है, एनपीएस में भी आप डालते हैं पैसे? हाँ, एनपीएस में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट काट ही रही है, तो उसमें जाता ही है। 5,000 पर मंथ एनपीएस में जाता है, वो जो हमारी सैलरी से कटता है 5,000 गवर्नमेंट जमा करती है। ठीक है, राहुल जी बताइए, योर मनी से आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है, मैं 5,000 पर मंथ और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ करूँ उसे, कौन सा बेटर रहेगा? मेरा ये है कि अराउंड 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए तक इकट्ठा हो जाए। तो निवेश को बढ़ाएंगे भी? हाँ जी बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है, हाँ। बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। इनका पहला कदम ही गलत है। मैंने इन्हें टोका नहीं, लेकिन सवाल पूछते वक्त बार बार कह रहे थे कि इन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिसीज में निवेश किया हुआ है, जो कि हमेशा हम कहते हैं राहुल जी, आपको भी, उन तमाम दर्शकों को, कि ये तमाम ट्रेडिशनल पॉलिसीज में आपने निवेश किया हुआ है, जबकि इंश्योरेंस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की चीज है। लेकिन जैसे कि राहुल ने बताया कि इनके पिताजी ने इन्हें कहा कि इसमें निवेश करना है। 3 साल हो चुके हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि इनमें से निकल सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रीमियम अमाउंट है अगर आप देखें तो। देखिए, फिलहाल तो अगर निकलेंगे तो, क्योंकि अभी जो पीरियड है वो उनको मिनिमम 5 साल रखना है जैसे, तो अगर यहाँ पे ये करेंगे तो मुझे लगता है उनको वो देखना पड़ेगा उसमें। दूसरी चीज आपको देखना है कितने साल है इनके अभी यहाँ से रिटायरमेंट के लिए। हाँ। ठीक है, अगर आपने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर दी जहां पे आपको रिटर्न बहुत कम मिलने वाला, क्योंकि ये जो रिटर्न है दोनों की दोनों स्कीम है, ट्रेडिशनल प्लान है, इसमें रिटर्न बहुत कम होने वाला है। तो अगर आपको इतना कम रिटर्न मिलने वाला है, अगर आप मान लीजिए उसको डिसकंटिन्यू भी करते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको नुकसान होगा आज के समय में और आगे जाके आपको 10-12 साल का समय है जहां पे आप अच्छे रिटर्न बना सकते हो, क्योंकि इसमें अगर मैं 2-3 साल और इन्वेस्ट करूं तो उसके बाद भी मुझे फिर वेट करना पड़ेगा उसके रिटर्न के लिए। तो दोनों एंगल को मुझे देखना पड़ेगा वहां पे। दूसरी बात, इन एनपीएस की इन्होंने बात की है तो उनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी, क्योंकि वो रेलवे एम्प्लॉई है, बराबर है। और ये 5,000 जो इनको इन्वेस्ट करना है, फिर से जो बात कर रहे हैं, ये सही मायने में मुझे लगता है अगर ये देख लें कि किस पर्टिकुलर गोल के लिए इनको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर ये रिटायरमेंट 20 साल की अगर ये टाइम अवधि की बात कर रहे हैं। राहुल जी, आपकी उम्र क्या है? मैं अभी 28 का हूँ। ओके, तो मैं लगभग समझूं कि आपको 1 करोड़ रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए ही चाहिए? हाँ जी। तो 28 ईयर्स में तो मुझे लगता नहीं कि उनको वो जो दोनों प्लान है उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हमें जितना भी नुकसान हो या जो भी हो आगे जाके, जैसा मैंने कहा, अगर 1-2 साल इन्वेस्ट करके भी अगर उसको छोड़ दे तो भी देख सकते हैं, बट बाकी जो समय है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि एसआईपी के द्वारा बैलेंस फंड या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो 5,000 है, ये भी अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको इन्वेस्ट नहीं करना है तो जो नॉर्मल जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है उनमें अगर इन्वेस्ट करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। मुझे लगता है उनके जो रिटर्न्स हैं कहीं ज्यादा मिल सकते हैं अगर हम उससे मुकाबला करें जो आज की जो उनकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको जीवन आनंद और सरल से निकलने की हम सलाह दे रहे हैं। क्या कैलकुलेशन काम करेगी अगर ये निकलना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं? देखिए, एग्जैक्टली क्योंकि मेरे पास डिटेल नहीं है, मैं बता नहीं सकूंगा। जैसा मैंने कहा कि अगर मान लीजिए इनको और 2 साल अगर इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। वो एक तरीका है, बराबर है। दूसरा तरीका बिल्कुल, क्योंकि फिर आगे कम से कम इनके पास समय है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा 28 साल है इनके पास, अगर 32 साल की उम्र भी है इनके पास, 2 साल में अगर वो और इन्वेस्ट भी करें तो कर सकते हैं उतना। लेकिन आगे जाके डेफिनेटली उनको वो बंद करके उसके जो पैसा है, जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की हम बात करते हैं एसआईपी के द्वारा, वो डेफिनेटली वो देखना चाहिए। फंड कौन सा रेकमेंड करेंगे आप? देखिए, वेल डाइवर्सिफाइड फंड की बात करूंगा। जैसे अगर ये चाहें तो एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, कोटक लाइफ फोकस देख सकते हैं। दूसरा मिड कैप में एक एचडीएफसी मिड कैप ले सकते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, शुरुआत वहां से कीजिए, बहुत ज्यादा फंड मत कीजिए जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बड़ी नहीं हो। तो क्लियरली कोटक सिलेक्ट फोकस आपको रेकमेंड कर रहे हैं, एचडीएफसी मिड कैप फंड रेकमेंड कर रहे हैं। इन दोनों पॉलिसीज में आप और 2 साल निवेश कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद पेड अप कर दीजिए और इसी राशि को आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। राहुल, ये सलाह आपको दे रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और उदय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार उदय, आपका सवाल हमारे पास बेसिकली है, मुझे बस आपका लक्ष्य कंफर्म करना है। 11 साल के बाद आपको 50 से 60 लाख रुपए चाहिए?
जी मैडम जी। चलिए, जिसके लिए आपने गुड इवनिंग, आपने इसके लिए काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो भी बनाया है। बहुत सारे फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, जल्दी से इनको हम राय देना चाहेंगे किस में रहें किस में निकल जाए। देखिए, इन्होंने कहा 11 साल में इनको करीब 50 से 60 लाख चाहिए, तो मैं 60 लाख का अगर टारगेट लेके चलूं तो करीब 23,000 रुपये उनको हर महीने इन्वेस्ट करने की जरूरत है उस अपना टारगेट को पूरा करने के लिए। इन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छी ली है, इक्विटी फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है जो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छी ऑप्शन है कंपेयर टू अगर आप म्यूचुअल फंड में देखें, ELSS में देखें, लेकिन वो कंटिन्यू करें। मुझे मालूम नहीं कितने समय के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, 5 साल तो एटलीस्ट उसको वहां पे इन्वेस्ट करना ही है। वहां पे जो बाकी इक्विटी फंड है, मुझे लगता है 1-2 इनको थोड़ा मिड कैप फंड अगर इनके पोर्टफोलियो में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इनके 2 फंड है, ऐसे अप्रूव डायनेमिक फंड और ऐसे फोकस ब्लू चिप फंड। उनकी जगह में एक फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी जो एक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है, वो अगर ले लें तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ सकता है, क्योंकि इनके पास बिरला फ्रंट एंड इक्विटी है और दूसरे फंड है जहां पे लार्ज कैप में अच्छा एक्सपोजर है। तो अगर ये चेंजेस करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो जैसा उन्होंने कहा 11 साल का समय कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली 23,000 रुपये से ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन इनके पास शायद इतना इन्वेस्टमेंट अभी है नहीं, बिल्कुल, तो अभी जितना है उतना कर सकते हैं और आगे जाके जैसे जैसे वो बढ़ा सकें उस पैसे को बढ़ा दें। जैसे जैसे आपसे हो सके वैसे वैसे अपने निवेश को बढ़ाइए और यहाँ पर 2 फंड्स आपको निकालने की सलाह भी दी जा रही है। उदय जी, उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आप शो पे आने के लिए। और योर मनी में अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपने नाम के साथ सवाल भेजिएगा। @kavita.th पर अपना सवाल ट्वीट कर सकते हैं मुझे, साथ ही हमारी ईमेल आईडी पर अपना सवाल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भेज सकते हैं। ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com है और साथ ही हमारे फेसबुक के पेज पर भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।